हाँ जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस पाठशाला में। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और अपने सोशल साइंस को बेहतर तरीके से कवर करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहां से जाकर इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के अंदर हम टोटल क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। सबसे पहले हम रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे, रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन, रिसोर्सेज को हमको क्यों बचाना है, कैसे बचाए, ये सब चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ये टोटल चैप्टर रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले हम रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन जानेंगे, किसको हम रिसोर्स बोलते हैं, रिसोर्स के क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, आप जब रिसोर्सेज को यूज करते हो तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उनके क्या क्या सोल्यूशन है। वैसे ही जब हम लैंड रिसोर्स पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे लैंड रिसोर्स क्या होते हैं, लैंड रिसोर्स को हम कैसे कैसे यूज करते हैं, जब हम उसको यूज करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आती है और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। फिर हम जानेंगे सॉइल रिसोर्स क्या होता है, सॉइल कितने टाइप की होती है, सॉइल को यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है और उनके क्या सोल्यूशन होने चाहिए। तो हम जो है मोटी मोटी 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर प्रॉब्लम जानेंगे और फिर सोल्यूशन जानेंगे। और सेम चीज हम लैंड रिसोर्स में भी करेंगे और सॉइल रिसोर्स में भी करेंगे। तो यही हमारे जो है वो चैप्टर का ओवरव्यू रहने वाला है। ठीक है, एक सेकेंड स्टूडेंट। चलिए, तो आज की क्लास के अंदर हम जो है वो रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन, किसको हम रिसोर्स बोलते हैं, रिसोर्स कहलाने की क्या क्या कंडीशंस है। उसके बाद हम रिसोर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, हम रिसोर्सेज को कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर हम जो है वो रिसोर्सेज को जब हम यूज करते हैं तो उससे हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो उन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और लास्ट में हम उनके सोल्यूशन की बात करेंगे। अब वापस से मैं बता देता हूँ, इस चैप्टर में अभी इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स के लिए कौन सी कंडीशन है जिससे रिसोर्स बनते हैं, इनके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे रिसोर्सेज को हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, 5 तरीके से रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर है कि इंसान जो है वो रिसोर्स को यूज करता है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे और फिर उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन क्या हो सकते हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी अगर आपको नहीं समझ में रहा तो आप बने रहिए, आपको पूरी कहानी आराम से समझ में आने लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिसोर्स किसको बोलते हैं। रिसोर्स अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, वो कोई भी चीज जो आपकी जरूरत को पूरा करती है वो क्या है, रिसोर्स। तो रिसोर्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है, एनीथिंग विथ सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। वो सारी चीजें जो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई कर रही है वो क्या होती है, रिसोर्स होती है। लेकिन इसके लिए हमने 3 कंडीशन और जोड़ दी, वो सारी चीजें जो ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई करती है लेकिन 3 चीजें और है वो भी फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप उसको रिसोर्स बोलोगे। पहली क्या है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब उसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्यास लगी है और आपको पता है कि धरती के नीचे पानी है, वो पानी आपकी प्यास बुझा सकता है, तो आपकी नीड को सेटिस्फाई वो पानी कर सकता है, लेकिन वो पानी अभी तक आपके लिए रिसोर्स नहीं है। क्यों रिसोर्स नहीं है, क्योंकि उस पानी तक पहुंचने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। समझ में आ रहा है। रिसोर्स क्या होता है, वो सारी चीजें जो आदमी की जरूरत को पूरा करती है। पानी आदमी की जरूरत को पूरा करती है क्या, बिल्कुल करती है। तो पानी क्या है, रिसोर्स। लेकिन इसके अंदर मैंने कंडीशन लगा दी कि उस पानी तक पहुंचने के लिए मेरे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो अगर वो पानी सरफेस लेवल पे है किसी लेक या किसी रिवर में तो मैं पी सकता हूँ, लेकिन वही अंडरग्राउंड में है
तो उस पानी को निकालने के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी। अगर वो टेक्नोलॉजी है तो वो रिसोर्स है। दूसरी कंडीशन क्या है? इकोनॉमिकली फिजिबल। इसका मतलब कि मैं जितना खर्चा लगा रहा हूं उससे ज्यादा मेरे को उससे प्रॉफिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ग्राउंड वाटर लेवल की बात कर ले, मेरे को प्यास लगी हुई है और मेरे पास टेक्नोलॉजी भी है और मैंने उसमें जो है वो वहां पे ड्रिलिंग करके वो पानी को निकाल लिया, लेकिन जब मैंने ड्रिलिंग की मुझे पता चला कि नीचे जो है वो 100 ml ही पानी है। अब आपने जितनी मेहनत की उस हिसाब से आपको उतना पानी मिला ही नहीं, आपकी प्यास और बढ़ गई। तो आपकी प्यास उस 100 ml से पीने से बुझी, लेकिन आपने जो मेहनत की उससे आपकी प्यास बढ़ चुकी थी, तो आपको इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। ठीक है ना? तो आपको टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेसिबल भी होना चाहिए और फायदा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी से उसको एक्सेस कर दो तो नुकसान हो रहा है तो भी आप उसको किए जाओगे। और लास्ट क्या है? कल्चरली एक्सेप्टेबल। मान लो कि एक चीज है जिसको आप टेक्नोलॉजी से एक्सेस भी कर सकते हो, वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी है, लेकिन वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे हाइड्रोजन न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया। न्यूक्लियर बॉम्ब को आप टेक्नोलॉजी से बना भी सकते हो, इकोनॉमिकली फायदेमंद भी है, क्योंकि आप जितना खर्चा लगा रहे हो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, उतना अगर उसको यूज करोगे तो आप मान लो कि नॉर्मल वॉर लड़ोगे तो आपका बहुत खर्चा लगेगा, लेकिन आपने एक न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा और सामने वाले पूरे मर गए, आपको वॉर लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आपको फायदा हुआ। क्योंकि अगर आप बॉम्ब नहीं फोड़ते तो आप अपनी आर्मी बेचते, टैंक बेचते, एयरफोर्स बेचते, उसमें ज्यादा खर्चा होता, तो फायदेमंद भी है। लेकिन ये सोसाइटी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जिसने फोड़ा उसके लिए तो वो रिसोर्स है, लेकिन जिस पे फूटा उसके लिए वो रिसोर्स नहीं है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि एक आदमी के लिए जो चीज रिसोर्स है वो दूसरे के लिए रिसोर्स नहीं है। अगर वो चीज एक आदमी के लिए रिसोर्स है तो वो दूसरे के लिए भी रिसोर्स होनी चाहिए। समझ में आया यहाँ तक? अभी तक क्या पढ़ा? रिसोर्स क्या होते हैं? वो सारी चीजें जो आदमी की जरूरत को पूरा करती है, लेकिन 3 शर्तें इसमें हमने और जोड़ दी। पहली क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। समझ में आया? तो 3 कंडीशन आपको आ जानी चाहिए। तो रिसोर्स क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड। ठीक है? एनवायरमेंट में वो सारी चीजें, everything available in environment which can be used to satisfy our need is called resources. Condition required for any material to be called resource. वो कौन सी कंडीशन है जो किसी भी मटेरियल को जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है उसको रिसोर्स बोलने के लिए कौन सी कंडीशन है? पहली, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। दूसरा, इट शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल। तीसरा, इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो 3 कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई आर नीड के अलावा। वो चीज आप वो चीज आपकी नीड को सेटिस्फाई तो करनी चाहिए, उसके साथ साथ ये तीनों चीजें भी लगनी चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं लग रही तो भी उसको आप रिसोर्स नहीं बोलोगे। तो ये तो था रिसोर्स किसको बोलते हैं। अब अगर अपन रिसोर्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो आप रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। मोटे मोटे आपके एनसीईआरटी में 5 तरीके बताए, ठीक है, रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने के। तो आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि on the basis of origin resources can be classified into biotic and abiotic। तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को आप कितनी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो? पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो आप रिसोर्सेज को कितनी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो? सर 5 तरीके से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका कौन सा है? पहला तरीका देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आप रिसोर्सेज को 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। एक है बायोटिक रिसोर्स और एक है एबायोटिक रिसोर्स। एक है आपका बायोटिक और एक है एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स मतलब ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स है उसको आप बायोटिक रिसोर्स बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पेड़ हो गया, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, जिनके अंदर भी लाइफ है वो सारे क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज। और एबायोटिक क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। वो सारी चीजें जो आपकी जरूरत को पूरा भी करती है, इकोनॉमिकली फिजिबल भी है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी है, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है, और वो नॉन लिविंग है, तो वो किस में आ जाएगा? एबायोटिक रिसोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आप रिसोर्सेज को कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो? 2 तरीके से, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है? दूसरा तरीका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब आपने सुना होगा कि कोई बहुत तेज दौड़ रहा है और फिर वो बोलता है कि यार मैं एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट हो गया मतलब
खत्म हो गया, या बोलता है मेरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई, मतलब एनर्जी खत्म हो गई। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हम मतलब क्या करना चाह रहे हैं कि वो रिसोर्स खत्म हो सकता है या खत्म नहीं हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हम रिसोर्सेज को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का नाम ही में लिखा हुआ है, री का मतलब वापिस और न्यू का मतलब नया। तो वापिस से जो नया हो जाता है वो है रिन्यूएबल, और जो वापिस से नया नहीं होता है वो है नॉन रिन्यूएबल। फॉर एग्जांपल जो सनलाइट है वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। जो वाटर है वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। आप वाटर को यूज करते हो तो वाटर जो है वो वाटर साइकिल में कंटिन्यूस घूम रहा है, ठीक है। तो वाटर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर कभी खत्म नहीं होगा, विंड कभी खत्म नहीं होगी, सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। नॉन रिन्यूएबल क्या है, वो रिसोर्सेज जो खत्म हो सकते हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, जैसे आयरन ओर हो गया, जैसे आपका बॉक्साइट हो गया, वो सारी चीजें जो खत्म हो सकती है वो आ जाएगी रिन्यूएबल में, सॉरी नॉन रिन्यूएबल में। और जो चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती, वो रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं हो सकते, जो इनफाइनाइट है, उनको आप डाल दोगे रिन्यूएबल रिसोर्स में। अच्छा, इनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन क्यों नहीं किया है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा कि एक्सप्लेन करो रिन्यूएबल रिसोर्स किसको बोलते हैं। आपके क्वेश्चन ये बनेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज को आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। कौन से? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो ऐसे डैश में भी आ सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश एंड डैश। तो आपको बताना है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। समझ में आया तक? आगे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये तीसरा तरीका है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आप रिसोर्सेज को चार तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। पहले रिसोर्स है इंडिविजुअल रिसोर्स, मतलब एक आदमी उसको ओन करता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने टी शर्ट पहनी है, कैसा है? इंडिविजुअल रिसोर्स है, ये मेरा रिसोर्स है, इस पर कोई दूसरा आके नहीं बोल सकता कि ये टी शर्ट मेरे को दे, मैं भी पहनूंगा। ये क्या है? इंडिविजुअल। ये पेन मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है। जो रिसोर्सेज आपके हैं वो क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स। दूसरा क्या है? कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स मतलब सभी लोगों का है वो रिसोर्स। फॉर एग्जांपल आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो और वहां पर एक पार्क है, तो वो पार्क आपका इंडिविजुअल रिसोर्स नहीं है, वो क्या है? कम्युनिटी रिसोर्स। आप उस पार्क में जाके ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर आज से कोई नहीं खेलेगा, आज से ये मेरा पार्क है, वो इंडिविजुअल रिसोर्स नहीं है। अच्छा, आपके घर का गार्डन जो है वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है, लेकिन जो सोसाइटी का पार्क है वो क्या है? कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स मतलब एक ऐसा रिसोर्स जिसके ओनर सारी कम्युनिटी है, एक आदमी उसका जो है वो ओनर नहीं है। उसके बाद नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जो इंडिया की गवर्नमेंट के हैं या पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट के हैं। फॉर एग्जांपल जो रोड है, तो रोड क्या है? आपका नेशनल रिसोर्स। रेलवे ट्रैक्स है, वो क्या है? नेशनल रिसोर्स। जो रेल है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि उसको ना तो कोई इंडिविजुअल ओन कर रहा है ना ही एक कम्युनिटी ओन कर रही है, उसको ओन कौन कर रही है? गवर्नमेंट। तो वो कैसे रिसोर्स हो जाएंगे? नेशनल रिसोर्स। वो सारे रिसोर्स जो एक कंट्री की गवर्नमेंट ओन करती है वो सारे रिसोर्स क्या हो जाएंगे? नेशनल रिसोर्स। और चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जिसपे एक कंट्री या एक कंट्री की गवर्नमेंट ओनर नहीं है, सारी कंट्री की गवर्नमेंट वहां का ओनर है, तो वो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे चांद है, तो चांद किसी का एक कंट्री का रिसोर्स तो है नहीं, एक गवर्नमेंट तो बोल नहीं सकती मेरा है, तो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री वो उनका रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाई सीज की बात करोगे, हाई सीज मतलब ओशन की बात करोगे, एक कंट्री के जस्ट पास वाला इलाका तो कंट्री के बाउंड्री के अंदर आता है, लेकिन आप जैसे ही दूर दूर जाओगे कोस्ट से, तो 200 नॉटिकल माइल से अगर आप अवे चले जाते हो, तो उसके बाद जितना भी पानी है उसको हाई सी बोलते हैं, और वो क्या है? एक इंटरनेशनल रिसोर्स। मतलब एक कंट्री वहां पर अपनी जो है वो नहीं बोल सकती कि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, वो पूरे वर्ल्ड का जो है वो रिसोर्स है। फोर्थ देखो, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज वापस चार टाइप के हैं। पहला है आपका डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स जिनको आप एक्चुअली में यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, उसको आप यूज कर रहे हो क्या? बिल्कुल सर यूज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या है? डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स जिनको आप यूज कर रहे हो, उनकी क्वांटिटी कितनी है नेचर में, वो किस क्वालिटी का है नेचर में, आपको सारी चीजें पता है उसके बारे में। डेवलप रिसोर्स मतलब जिसको आप एक्चुअली में यूज कर रहे हो। पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब उसको आप यूज
कर सकते हो लेकिन आप यूज कर नहीं रहे हो। वो कोई भी रीजन हो सकता है कि आप उसको यूज क्यों नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में बहुत जो है वो सनी डेज होते हैं, मतलब बहुत गर्मी पड़ती है और बहुत सूरज चमकता है। तो आप राजस्थान में जो डेजर्ट इलाका है वहां पर आप जो है वो सोलर प्लेट्स लगा के, सोलर प्लांट लगा के वहां से सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जितना पोटेंशियल है राजस्थान का सोलर एनर्जी जनरेट करने का, उतना हम नहीं कर रहे हैं। आप कर सकते हो लेकिन आप कर नहीं रहे हो। तो पोटेंशियल रिसोर्स कौन से रिसोर्स है? जिनको आप यूज कर सकते हो लेकिन आप यूज नहीं कर रहे हो। अब उसका कोई भी कारण हो सकता है कि आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास में पैसा नहीं है सोलर प्लांट लगाने का, या आपके पास मन नहीं है क्योंकि आपकी जितनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो कहीं और से आ जा रही है, तो आप क्यों सोलर से बनाओगे? तो कोई भी रीजन हो सकता है पोटेंशियल। रिजर्व रिसोर्स क्या होता है? रिजर्व रिसोर्स वो रिसोर्स जिनको आपने फ्यूचर के लिए बचा के रखा हुआ है, नाम में ही लिखा हुआ है रिजर्व, तो आपने फ्यूचर के लिए उसको क्या रखा हुआ है? बचा के। और लास्ट में है स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स वो रिसोर्स जिनके आपको पता है कि वो है नेचर के अंदर, लेकिन आपके पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं बनी है कि आप उससे उसको एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन H2O, पानी को अलग करके हाइड्रोजन भी बना सकते हो और ऑक्सीजन भी बना सकते हो। तो अगर किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो वो पानी को लेके उसको अलग अलग करके ऑक्सीजन बना दे। लेकिन अभी हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है, या अगर वो टेक्नोलॉजी है तो वो इकोनॉमिकली फीजिएबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ओजोन क्या है? ओजोन O3, अपन बोल रहे हैं ओजोन डिप्लीट हो रही है, तो क्या है? O3 है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। इसका मतलब 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को जोड़ दो तो ओजोन बन जाएगी। तो आप क्यों नहीं जोड़ के वापस लगा देते हो? तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है। अगर वो टेक्नोलॉजी है तो उसके जितने फायदा हो रहा है उससे ज्यादा हमारा खर्चा हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज 4 तरीके के। डेवलप रिसोर्स वो रिसोर्स जिनको आप यूज कर रहे हो। पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स जिसको आप यूज नहीं कर रहे हो। रिजर्व रिसोर्स जिनको आप यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन किस लिए यूज नहीं कर रहे हो? फ्यूचर के लिए आपने बचा के रखा हुआ है। और स्टॉक रिसोर्स वो रिसोर्स जिसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो आगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर रिसोर्सेज 2 तरीके के, नेचुरल और ह्यूमन। सबसे पहले अपन नेचुरल रिसोर्स को देख लेते हैं। नेचुरल रिसोर्स वापिस 2 तरीके के हैं, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। ये अपन ने एग्जॉस्टिबिलिटी के अंदर भी पढ़ लिया। तो नेचुरल रिसोर्सेज को आप 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। नॉन रिन्यूएबल को आप वापिस से क्लासिफाई कर सकते हो, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल मतलब मेटल और नॉन रिसाइक्लेबल मतलब फॉसिल फ्यूल। मतलब अगर आपने एक बार कोयला जला दिया तो आप उसको वापिस से नया नहीं कर सकते और वापिस से यूज भी नहीं कर सकते। जैसे आयरन ओर है, ठीक है, आयरन ओर एक बार खत्म हो गया तो वापिस से रिन्यू नहीं होगा, तो वो नॉन रिन्यूएबल है। लेकिन आयरन ओर जो लोहा है वो रिसाइक्लेबल है। मतलब आपने लोहे की कार बनाई है, तो अगर आप कार खराब हो गई तो उस लोहे का आप कुछ और बना सकते हो, आप उसको वापिस से यूज कर सकते हो। रिन्यूएबल में देखो कंटिन्यूअस या फ्लो, मतलब विंड और वाटर हो गया, और बायोलॉजिकल में अगर अपन देखेंगे वाइल्ड लाइफ हो गया, और नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा और फौना किस में आ जाएंगे? रिन्यूएबल रिसोर्स में। ह्यूमन रिसोर्स की आप बात करोगे तो ह्यूमंस खुद आ जाएंगे, और वो रिसोर्सेज जो ह्यूमंस ने बनाए जैसे रोड्स हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ये आ जाएंगे। समझ में आया? तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर रिसोर्सेज वापिस 2 तरीके के, नेचुरल और ह्यूमन। ह्यूमन 2 तरीके के, ह्यूमन खुद और वो रिसोर्स जो ह्यूमंस ने बनाया है। नेचुरल रिसोर्स वापिस 2 तरीके के, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो आपका आ जाएगा कंटिन्यूअस और फ्लो और बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस और फ्लो के अंदर विंड वाटर आ जाएगा, बायोलॉजिकल के अंदर फ्लोरा और फौना आ जाएगा। नॉन रिन्यूएबल की अगर अपन बात करें तो उसको वापिस से अपन बांट सकते हैं रिसाइक्लेबल एंड साइक्लेबल। रिसाइक्लेबल में आ जाएगा आपका मेटल और नॉन रिसाइक्लेबल में आ जाएगा आपका फॉसिल फ्यूल। एग्जाम्पल के साथ पूछ सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल कौन सा टाइप ऑफ रिसोर्स है? तो फॉसिल फ्यूल नॉन रिसाइक्लेबल, नॉन रिन्यूएबल, नेचुरल रिसोर्स है। समझ में आ रहा है? फिर एग्जांपल मैंने पूछ लिया फ्लोरा कौन सा टाइप ऑफ रिसोर्स है? तो फ्लोरा बायोलॉजिकल रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है और नेचुरल रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि ह्यूमन रिसोर्स कौन सा टाइप ऑफ रिसोर्स है? तो ह्यूमन रिसोर्स टाइप के हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो। तो आपको
ये पता होना चाहिए मेटल क्या है, मेटल रिसाइक्लेबल है और कैसा, नॉन रिन्यूएबल, और कैसा, नेचुरल। फॉसिल फ्यूल कैसा है, नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, नॉन रिसाइक्लेबल, नॉन रिन्यूएबल। विंड वाटर कैसे है, कंटिन्यूअस और फ्लो और रिन्यूएबल। तो ये आपको चार्ट याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप अभी अगर चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप जो बच्चे नोट्स नहीं बनाना चाहते उनके लिए भी आसान है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिसोर्स किसको बोलते हैं, वो कौन सी 3 कंडीशन है जिसके बेसिस पे रिसोर्स को आप बोलोगे रिसोर्स है या नहीं। फिर हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज को हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, 5 तरीके, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब देखो आगे, अब एक सवाल आता है, ये जो रिसोर्स है, मैंने क्या बोला, रिसोर्स क्या है, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड। तो वो सारी चीजें जो एनवायरमेंट में अवेलेबल है और हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकती है, बस शर्ते वो टेक्नोलॉजी से एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। तो मतलब मैंने बोला रिसोर्सेज हमको कहाँ मिल रहे हैं, एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट हमसे, जब हम एनवायरमेंट से रिसोर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट से हमने जब क्रूड ऑयल निकाला, तो एनवायरमेंट ने हमसे पैसे लिए क्या, कि सर पैसे तो नहीं लिए। तो मैं आपसे ये पूछूं कि जो रिसोर्सेज है वो फ्री है या नहीं है, तो आप ज्यादातर तो यही बोलोगे सर पैसे नहीं लिए तो क्या है, फ्री है। लेकिन रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। आपसे डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, आर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, रिसोर्सेज नेचर के फ्री गिफ्ट है क्या। तो आपको क्या बताना है, रिसोर्सेज आर नॉट अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, रिसोर्सेज नेचर के फ्री गिफ्ट नहीं है। तो फ्री गिफ्ट नहीं है तो क्या है, रिसोर्सेज आर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब सर समझ में नहीं आया। अब जो मान लो कि जितने भी रिसोर्सेज नेचर में आपको मिलते हैं उनको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको कार बनानी है, तो कार जो लोहा है वो आपको नेचर में डायरेक्ट लोहा नहीं मिलेगा, आपको उसका आयरन ओर मिलेगा। आप क्या करोगे, आयरन ओर उठा के लाओगे, उसको रिफाइन करोगे, फिर उसमें से लोहा निकालोगे, फिर वो लोहे का स्टील बनाओगे, फिर आप कार बनाओगे, ठीक है। तो कार बनाने के लिए आपको स्टील चाहिए, वो स्टील आपको नेचर में नहीं है, तो स्टील बनाई किसने, ह्यूमंस ने। तो रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। रिसोर्सेज क्या है, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। बहुत कम ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको आप नेचर से डायरेक्टली यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहीं जंगल में जा रहे हो, आपको प्यास लगी, आपने नदी में से मग डाल के पिया और वो पानी पी लिया, तो वो पानी आपके लिए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो नेचर के फ्री गिफ्ट नहीं है। तो हम मान के चलेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर के फ्री गिफ्ट नहीं है। तो रिसोर्सेज है क्या, रिसोर्सेज ह्यूमंस की फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है। कैसे फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, देखो ह्यूमन बीइंग ट्रांसफॉर्म थिंग्स अवेलेबल एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज। एनवायरनमेंट में डायरेक्ट रिसोर्स नहीं है, कुछ को छोड़ के। इन्वायरमेंट में जो चीजें अवेलेबल है उसको आप रिसोर्स नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर पोडियम है, ये पोडियम है एक, ठीक है, ये पोडियम लकड़ी का बना हुआ है। अब ये पोडियम मेरे लिए रिसोर्स है, पोडियम मेरे लिए क्या है, रिसोर्स। नेचर में मेरे को पोडियम बना बना मिला था क्या, नहीं, नेचर में मेरे को क्या मिली थी, लकड़ी। उस लकड़ी का मैंने पोडियम बनाया है। तो इन्वायरमेंट में आपको सिर्फ मटीरियल मिलता है, उस मटीरियल को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है रिसोर्स में, और रिसोर्स कौन बना रहा है, ह्यूमंस बना रहा है। तो सवाल क्या था, आर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो जो रिसोर्स है जो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, ये फ्री में अवेलेबल है क्या, नहीं अवेलेबल है, इसको ह्यूमंस जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। आर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, रिसोर्सेज आर नॉट अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, रिसोर्सेज आर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड ह्यूमन बीइंग ट्रांसफॉर्म थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट। अब सवाल ये आता है, ये जो मैंने तीसरा पॉइंट लिखा, ह्यूमन बीइंग ट्रांसफॉर्म थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स। तब सवाल ये बनता है कि हाउ ह्यूमन ट्रांसफॉर्म्स थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स। सबसे पहले मैंने पूछा रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है क्या, अपन ने बोला नहीं। तो जब फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है तो क्या है, वो फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि ह्यूमंस जो नेचर में थिंग्स अवेलेबल है उनको ट्रांसफॉर्म करती है रिसोर्सेज में। तो अब सवाल ये आता है कि ह्यूमंस
कैसे नेचर में अवेलेबल थिंग्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं रिसोर्सेज के अंदर। तो देखो, हाउ डू ह्यूमन बीइंग ट्रांसफॉर्म थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स। हाउ डू ह्यूमन बीइंग ट्रांसफॉर्म थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स। कैसे जो है वो मामूली सी चीज को वो रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये जो मटीरियल से रिसोर्स बनने का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी बात कर रहे हैं। ऑन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स इंटरैक्टिव रिलेशन किसके, बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ह्यूमन बीइंग कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं थिंग्स को, तो उसको पहले बताने से पहले बोला है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है मटेरियल से रिसोर्स बनने का, ये इसके अंदर ह्यूमंस के अलावा बहुत सारी चीज आती है। एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन है ह्यूमंस की, नेचर की, इंस्टीट्यूशंस की और टेक्नोलॉजी की। तो ये जब चारों चीजें मिलती है और आपस में काम करती है तो कोई भी चीज मटेरियल बन जाती है रिसोर्स में। देखो, ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन बीइंग्स टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इंस्टीट्यूशंस बना देते हैं। इसको ऐसे समझो, ह्यूमन बीइंग्स ने ड्रिलिंग मशीन बनाई, वो क्या हो गई, ड्रिलिंग मशीन क्या हो गई, टेक्नोलॉजी। उस ड्रिलिंग मशीन की मदद से उन्होंने अर्थ के अंदर ड्रिल किया, मतलब किसके अंदर ड्रिल किया, नेचर के अंदर ड्रिल किया, और वहां से क्या निकाला, क्रूड ऑयल निकाला। इस क्रूड ऑयल को कैसे यूज करना है ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, तो उसके लिए हमने इंस्टीट्यूशंस बना दिए। तो उसके लिए हमने इंडियन ऑयल बना दिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बना दिया, ऑयल बना दिया, इंस्टीट्यूशन बना दिए, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि अभी हमारे पास जो कच्चा तेल आया है इसको रिफाइन करके कैसे यूज करना है ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकली फायदामंद हो सके, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। समझ में आया ह्यूमन बीइंग कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ह्यूमन बीइंग किसी भी चीज को टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो टेक्नोलॉजी की मदद से जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर एक इंटरैक्टिव रिलेशन है ह्यूमंस का, टेक्नोलॉजी का, नेचर का और इंस्टीट्यूशंस का। समझ में आया? आई होप यहां तक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो आगे, तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि रिसोर्सेज बहुत तरीके के हैं, रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज भी है, रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज भी है, रिसाइक्लेबल रिसोर्स भी है, नॉन रिसाइक्लेबल भी है, कंटिन्यूअस भी है और बायोलॉजिकल भी है। मैं ये बोल सकता हूं क्या, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास में है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है, ह्यूमंस। अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन बीइंग ट्रांसफॉर्म थिंग मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स। तो ह्यूमन बीइंग्स ही क्या करते हैं, जो मटेरियल है उसको रिसोर्स बनाते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि ह्यूमन सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमंस ही बाकी रिसोर्सेज को बनाते भी हैं और उनको यूज भी करते हैं। बाकी रिसोर्सेज के पास में अपना खुद का दिमाग नहीं है, जबकि ह्यूमंस के पास में अपना खुद का दिमाग है। बाकी रिसोर्सेज इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकते, ह्यूमंस इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग सबसे सुपीरियर रिसोर्स क्यों है। ह्यूमन बीइंग सबसे सुपीरियर रिसोर्स इसलिए है क्योंकि बाकी रिसोर्सेज को ह्यूमंस बनाते हैं। ह्यूमंस के पास खुद का दिमाग है, बाकी के पास खुद का दिमाग नहीं है। ह्यूमन बीइंग इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं, बाकी इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकते। समझ में आया? ह्यूमन बीइंग्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। क्यों? ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये पहली लाइन यही कह रही है कि ह्यूमन बीइंग खुद भी तो एक रिसोर्स है। देखो, जब अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स पढ़ा था तो उसमें लिखा था ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स भी क्या है, एक तरीके के रिसोर्स ही है। ठीक है, उसके आगे ह्यूमन बीइंग ट्रांसफॉर्म थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग्स ही वो एक रिसोर्स है जो बाकी मटेरियल को रिसोर्स में बनाते हैं। बाकी ऐसा कोई और रिसोर्स नहीं है जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल चीजों को रिसोर्स में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। और ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जो बाकी रिसोर्स को यूज करता है, सिर्फ ह्यूमंस ही जो है वो यूज करते हैं।
और इसमें आप ये भी लिख सकते हो ह्यूमन बीइंग का खुद का दिमाग है तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, बाकी लोग डिसीजन नहीं ले सकते। ह्यूमन बीइंग्स अपने आप में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बाकी रिसोर्सेज अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे देखो, कैन वी से मोर रिसोर्सेज मीन्स मोर डेवलपमेंट। मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ज्यादा रिसोर्स इसका मतलब ज्यादा डेवलपमेंट, ज्यादा रिसोर्स मतलब ज्यादा डेवलपमेंट। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास में रिसोर्स ज्यादा होंगे तो आपका डेवलपमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये आधा सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। इसको देखो, कैन वी से मोर रिसोर्सेज मीन्स मोर डेवलपमेंट और मोर रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या मैं बोल सकता हूं कि ज्यादा रिसोर्स मतलब ज्यादा डेवलपमेंट या ज्यादा रिसोर्सेज का डेवलपमेंट? क्वेश्चन समझ में आया? ज्यादा रिसोर्स मतलब ज्यादा डेवलपमेंट, इतना समझो, ज्यादा रिसोर्स मतलब ज्यादा डेवलपमेंट। तो मोटा मोटा ये सही है कि अगर आपके पास में ज्यादा रिसोर्स होंगे तो आपका डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा, लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। रिसोर्स की अवेलेबिलिटी एक जरूरी फैक्टर है डेवलपमेंट के लिए। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। अभी मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज कैसे बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज कैसे बनेंगे? आपके पास में नेचर होना चाहिए, तो नेचर मतलब आपके पास में रिसोर्स है, तो पहली कंडीशन तो हो गई। मैंने यही बोला ज्यादा रिसोर्स मतलब ज्यादा डेवलपमेंट, पहली कंडीशन है। लेकिन मान लो आपके पास में टेक्नोलॉजी नहीं और इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो आपके पास रिसोर्स ज्यादा होते वक्त भी आप डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। रिसोर्स होना एक क्राइटेरिया है डेवलपमेंट का, और भी सारी चीजें होनी चाहिए तभी आप जो है वो डेवलपमेंट कर सकते हो। इसको देखो, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। सिर्फ रिसोर्स होने का मतलब ये नहीं है डेवलपमेंट, आपके पास में रिसोर्स होना भी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास अच्छा इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझो, इंडिया में रिसोर्सेज थे लेकिन इंडिया वालों ने उन रिसोर्सेज को यूज नहीं किया। बाहर से ब्रिटिशर आए, उनके पास में अच्छी टेक्नोलॉजी थी, उनके पास में अच्छे इंस्टीट्यूशन थे कि इन रिसोर्सेज को हमको कैसे यूटिलाइज करना है, तो उन्होंने इंडिया वालों से ज्यादा यहाँ के रिसोर्सेज को यूज कर लिया और खुद का डेवलपमेंट कर लिया। इंडिया वालों के पास रिसोर्सेज थे लेकिन उन्होंने अपना डेवलपमेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना तो वो टेक्नोलॉजी थी और ना ही हमारे पास वो इंस्टीट्यूशन थे। लेकिन ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अवेलेबल रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी की मदद से यूज किया और इंस्टीट्यूशन बना के उसको अपने देशों में भेज दिया। तो सिर्फ रिसोर्सेज होने का मतलब नहीं है कि हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। आगे देखो, देयर आर मेनी कंट्रीज रिच इन रिसोर्सेज। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड, लेकिन वो डेवलप नहीं है। रिसोर्सेज खूब है लेकिन अंडर डेवलप्ड है। इसका एग्जाम्पल क्या है? साउथ अफ्रीकन कंट्रीज देख लो, बहुत सारा रिसोर्स है लेकिन सारे अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि उनके पास ना टेक्नोलॉजी है ना इंस्टीट्यूशन है। वर्ल्ड में एग्जांपल देखो, नाइजीरिया हो गया, वेनेजुएला हो गया। इंडिया में देख लो, बिहार हो गया आपका, झारखंड। बिहार झारखंड में खूब सारे मेटालिक रिसोर्स है, कोयला मिलता है, आयरन ओर मिलता है, लेकिन वहां पर वो स्टेट्स अंडर डेवलप्ड है। समझ में आ रहा है? रिसोर्स होने के बाद भी डेवलप नहीं है। तो अपना क्वेश्चन यही है कि ज्यादा रिसोर्स मतलब ज्यादा डेवलपमेंट। ऑन एंड ऊपर से देखोगे तो हाँ, लेकिन ज्यादा रिसोर्स के अलावा आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए और इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए। जब तक तीनों चीजें नहीं है तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। देखो, व्हाइल सम कंट्रीज आर पुअर इन रिसोर्सेज बट इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, लेकिन कुछ कंट्रीज के पास रिसोर्सेज है ही नहीं लेकिन वो फिर भी डेवलप्ड है। वर्ल्ड में देखो, जापान हो गया, नीदरलैंड हो गया, इंडिया में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। समझ में आया? पर जापान के पास खुद के पास उनका कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, वो सारा नेचुरल रिसोर्स बाहर की कंट्री से मंगाते हैं, खुद के यहाँ पर उनको डेवलप करते हैं, क्योंकि उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है। तो रिसोर्स नहीं है तो उन्होंने रिसोर्स बाहर से बुला लिए, उनके पास में अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छा इंस्टीट्यूशन है। तो सिर्फ एक चीज की कमी थी, वो उन्होंने रिसोर्स बाहर से बुला लिया। तो अब इनके पास रिसोर्स अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशन है। तो बिना रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो लोग हमसे ज्यादा डेवलप्ड हैं, क्योंकि उनके पास में टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस भी हैं। समझ में आया? तो सिर्फ रिसोर्स होने से ही आप डेवलप हो जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिसोर्स के साथ आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए और इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए। जो मैं आपको ब्रिटिशर्स का एग्जांपल दे रहा था, आप देखो,
हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ colonizing countries help them to exploit resources and establish their supremacy over the colonies, क्योंकि जो colonizing countries थी उनके पास में अच्छा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था, इंस्टीट्यूशंस था, इसलिए उन्होंने कॉलोनीज में जाके अपनी सुप्रीमेसी बढ़ाई और वहां के रिसोर्स को उनको यूज किया. हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजिंग रिवील दैट रिच रिसोर्स इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर फॉरेन इन्वेडर्स. कोई कंट्री किसी कंट्री को कॉलोनी क्यों बनाएगा? ब्रिटिशर्स ने इंडिया को आके कॉलोनी क्यों बनाया? क्योंकि इंडिया बहुत रिच था रिसोर्सेज में. जो रीजन रिसोर्स में रिच नहीं थे वो वहां गए ही नहीं. जो रीजन रिच था रिसोर्सेज में वो वहां गए, वहां के रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के माध्यम से एक्सप्लॉइट किया और खुद का उन लोगों ने डेवलपमेंट किया. देयरफॉर वी कैन से दैट रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली. रिसोर्स डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट तभी कर सकता है व्हेन देयर आर अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. तो ज्यादा रिसोर्सेज का मतलब ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है. ज्यादा रिसोर्सेज के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए और इंस्टीट्यूशन भी चाहिए, तभी डेवलपमेंट हो सकता है. आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा. अब आगे देखो, व्हाट डज डेवलपमेंट और रिसोर्स डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स इन इंडिया. मतलब अगर बोले कि इंडिया को अगर आपको डेवलप करना है या इंडिया में अगर रिसोर्सेज को डेवलप करना है तो आपको क्या क्या फैक्टर ध्यान में रखने पड़ेंगे. इन इंडिया डेवलपमेंट और रिसोर्स डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग थिंग्स. सबसे पहला, अगर इंडिया को डेवलप होना है तो इंडिया के पास क्या होने चाहिए? रिसोर्सेज होने चाहिए. सेकंड, इंडिया के पास में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. थर्ड, इंडिया के पास में अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए ताकि वो अच्छे इंस्टीट्यूशंस बना सके. और द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ पीपल. लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है? अगर पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप डेवलपमेंट अच्छा कर पाओगे. अगर पास्ट एक्सपीरियंस आपका बहुत बुरा है तो आपको डेवलपमेंट करने में टाइम लगेगा. तो अगर किसी भी रीजन को डेवलप करना है तो आपको 3-4 चीजें चाहिए. रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा इंस्टीट्यूशंस. इसके अलावा लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस कैसे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे हैं, या उस कंट्री का पास्ट कैसा है. जैसे इंडिया का पास्ट बहुत अच्छा है, तो इंडिया के पास अगर ये 3 चीजें हैं, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस, तो इंडिया बहुत तेजी से जो है वो डेवलप हो सकता है. ठीक है, यहां तक आई गेस आपको क्लियर होगा. अब देखो, वाई रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट. रिसोर्स हमारे लिए जरूरी क्यों है? सबसे पहले तो यही कि रिसोर्स हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है. तो हमारी जितनी भी जरूरत है उसको पूरा कौन कर रहा है? रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट. देखो, रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिसोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है. पहला देखो, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. रिसोर्सेज ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी है क्योंकि रिसोर्सेज ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करते हैं. आपको प्यास लगी तो पानी ने आपकी प्यास को बुझा दिया. आपको गर्मी लग रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है. तो अगर रिसोर्स नहीं होंगे तो ह्यूमन जी नहीं पाएंगे. पहला रीजन. रिसोर्स प्ले वाइटल रोल इन मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ. आपके पास जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी ज्यादा बढ़िया होगी. फिर देखो, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी. अगर आपको विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो मैंने आपको बोला उसमें सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? रिसोर्स. उसके बाद आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए. तो रिसोर्स जो है वो एक, कितने रिसोर्स आपके पास है उतना डेवलपमेंट आप करोगे. तो रिसोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है और डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है. अब देखो, अब ह्यूमन क्या है ना, ये जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, ह्यूमन उन रिसोर्सेज को फ्री मानता है. मैंने आपसे पूछा कि आप रिसोर्सेज को क्या मानते हो. आपको तो मैंने बता दिया कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है. रिसोर्सेज जो है वो फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है. लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं क्योंकि हम नेचर को पैसा नहीं दे रहे तो रिसोर्सेज हमारे लिए क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है. तो जब कभी भी चीज फ्री होती है जिसका आपने पैसा नहीं दिया है तो आप उसको कभी भी ढंग से यूज नहीं करते हो. इनडिस्क्रिमिनेटली आप उसको यूज करते हो. तो जिस चीज की आप वैल्यू नहीं करते और उसको आप ढंग से यूज नहीं करोगे तो उसको आप क्या करोगे? बर्बाद करोगे, फिजूल खर्चा करोगे, उसकी वजह से आपको नुकसान होगा. तो वैसे जब आप रिसोर्स को फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मानते हो तो आप उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हो जिसकी वजह से समाज के अंदर प्रॉब्लम्स आती है. ठीक है, देखो
प्रॉब्लम्स लेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप रिसोर्सेज को फ्री गिफ्ट मान रहे हो। देखो क्या है, ह्यूमन बीइंग्स बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट। ह्यूमन बीइंग्स को लगता है रिसोर्सेज क्या है? फ्री गिफ्ट। बिकॉज ऑफ दिस दे यूज रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली, क्योंकि ह्यूमंस को लगता है रिसोर्सेज क्या है? फ्री गिफ्ट, तो वो रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं। एंड दिस हैज लेड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स। अब जब आप रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हो तो उसकी वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से इकोनॉमिकली मतलब पैसों के मामले में प्रॉब्लम आती है, और इन्वायरमेंटली मतलब नेचर के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है। तो जब आप रिसोर्सेज को गलत तरीके से यूज कर रहे हो तो 3 सेगमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अंदर, इन्वायरमेंट एस्पेक्ट के अंदर। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सबसे पहली डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। क्योंकि जब आप रिसोर्स को फ्री मान रहे हो तो आप जो है वो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, और जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको मान लो कार चाहिए तो एक कार से आपका काम चल जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर पे 100 गाड़ियां खड़ी, तो वो क्या कर रहे हैं? वो रिसोर्स को यूज नहीं कर रहे, वो उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, जब उसने 100 गाड़ियां रखी है तो नेचर के अंदर जो रिसोर्स था, जो स्टील था, जो क्रूड ऑयल चलाने के लिए चाहिए, जो पेट्रोलियम से गाड़ियां चलेगी, वो क्या हो रही है? खत्म ही हो रही है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या हो रही है? अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का इकट्ठा होना। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि उनकी ग्रीड बहुत ज्यादा है, तो रिसोर्सेज को क्या करते हैं? अक्यूमुलेट करते हैं। इसकी वजह से एक आदमी के पास ज्यादा रिसोर्स है, दूसरे आदमी के पास है ही नहीं, क्योंकि इसको जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा इसने यूज किया। जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा इसने जब यूज किया तो इससे 2 प्रॉब्लम हुई, एक तो रिसोर्स का डिप्लीशन हुआ, और दूसरा सोसाइटी के अंदर किसी के पास रिसोर्स है, किसी के पास रिसोर्स नहीं। accumulation of resource in few hand which divide society into 2 segments, haves जिनको अपन रिच बोलते हैं, हैव्स नॉट जिनको अपन पुअर बोलते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पास में रिसोर्स है, तो जिनके पास रिसोर्सेज है उसको आप रिच बोल रहे हो, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो क्या हो गए? पुअर। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंट पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन और लैंड डिग्रेडेशन। तो रिसोर्सेज को जब आप इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हो तो उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है? 3 प्रॉब्लम आ रही है। रिसोर्सेज का डिप्लीट होना, अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज जिसकी वजह से सोसाइटी 2 हिस्सों में बढ़ गई, हैव्स और हैव नॉट्स, और तीसरा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जिसके अंदर ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, इन्वायरमेंट का पोल्यूशन आपका बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो आपसे सवाल ये बन सकता है कि आप जब रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हो तो उससे क्या क्या सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जनरेट होती है? तो क्या है? 3 प्रॉब्लम मैंने आपको बताई। आपसे ये पूछ सकते हैं कि जब आप रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हो तो उससे क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जनरेट होती है? तो 4 बताइए, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और आपका हो गया लास्ट लैंड डिग्रेडेशन। समझ में आया यहां तक? अब आगे देखो, अब क्योंकि आप जब रिसोर्सेज को ढंग से यूज नहीं कर रहे हो तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको सोल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा। व्हाट कैन बी द सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स लेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज? क्या सोल्यूशन हो सकता है कि जो प्रॉब्लम जनरेट हुई है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है? कि आप रिसोर्सेज को ढंग से यूज नहीं कर रहे हो। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? आप रिसोर्सेज को ढंग से यूज करने लग जाओ, आप रिसोर्सेज को जो खर्च कर रहे हो उसको आप बचाने लग जाओ। तो जुडिशियस यूज हो सकता है रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हो सकता है, रिसोर्स प्लानिंग हो सकती है कि आपको रिसोर्स, आपके पास कितना रिसोर्स अवेलेबल है और उसको कैसे खर्च करना है। तो 3 तरीके से आप रिसोर्सेज को बचा सकते हो, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप खत्म कर सकते हो। पहला क्या? जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से यूज करो। सेकंड क्या है? रिसोर्स प्लानिंग, आपके पास कितना रिसोर्स है, कितनी डिमांड है और उसको कैसे कैसे बांटोगे ताकि सबकी डिमांड भी पूरी हो जाए और जो है वो डेवलपमेंट भी हो जाए, आपकी जो नीड है वो सेटिस्फाई भी हो जाए और आपका काम बन जाए। और लास्ट क्या है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज को जितना हो सके उतना बचा के चलो। ठीक है, तो देखो
व्हाट कैन बी द सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स लेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। पहला क्या है, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसको बचाने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है कि रिसोर्सेज जो है वो सबके पास में बराबर हो, ताकि सबकी जो लाइफ है वो अच्छे से चल सके। जो एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ रही है वो किस लिए लड़ रही है, रिसोर्स के ऊपर ही लड़ रही है। अब रशिया वाला जो यूक्रेन से क्यों लड़ रहा है, क्योंकि रशिया वाला जो यूक्रेन के अंदर जो एरिया है उसके अंदर रिसोर्स आते हैं वो लेना चाहता है, बाकी क्या लेना देना। तो अगर आप सबके पास में बराबर रिसोर्स होंगे तो सब लोगों की लाइफ भी अच्छी चलेगी और ग्लोबल पीस भी बना रहेगा। सेकंड क्या है, रिसोर्स प्लानिंग इज एन एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये जो रिसोर्स प्लानिंग है वो सबसे जरूरी है ताकि जो है वो सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ सस्टेनेबली एग्जिस्ट कर सके। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है ये कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अभी देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तीसरा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, जुडिशियस यूज, रिसोर्स प्लानिंग और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो ये जुडिशियस यूज इसी में आ जाएगा आपका। इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब आप रिसोर्सेज को ऐसे यूज करो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रिसोर्स प्लानिंग मतलब आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी डिमांड है, कैसे प्लान करोगे ताकि सबकी डिमांड फुलफिल हो सकते। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज को बचाओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने बोला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ वे टू कंजर्व रिसोर्स। ये रिसोर्सेज को कंजर्व करने का एक तरीका है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। पहला क्या है, इट मीन्स दैट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 2 चीजें होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसको आप सस्टेन कर सको। तो ऐसा डेवलपमेंट जिसको आप सस्टेन कर सको, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप डेवलपमेंट ऐसे करो कि एनवायरनमेंट को उससे कोई भी नुकसान नहीं हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे पहला पॉइंट है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप कैसा भी डेवलपमेंट करो, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है आपके डेवलपमेंट से तो वो सस्टेनेबल नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, also means that development in present should not compromise the needs of future generation। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हो जिससे नेचर को फायदा, मतलब नेचर को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन उस डेवलपमेंट की वजह से जो आने वाली पीढ़ी है उसको नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जितना क्रूड ऑयल है उसको आप ऐसे तरीके से यूज कर रहे हो कि एनवायरनमेंट को उससे कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि इसी तरीके से यूज करोगे तो रिसोर्स ये खत्म हो जाएगा। तो अगर ये रिसोर्स खत्म हो जाएगा तो आने वाली जो जनरेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसके पास कभी भी जो है वो क्रूड ऑयल होगा ही नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2 पॉइंट है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए और फ्यूचर जनरेशन की नीड कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों पॉइंट लागू हो रहे हैं और फिर आप डेवलपमेंट जो हो रहा है वो डेवलपमेंट कैसा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। अब देखो इसके अंदर मैंने एक वर्ड बताया, रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, resource planning is strategy for judicious use of resources. It is a complex process which involves 3 steps। resource planning क्या है, एक स्ट्रैटेजी है रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करना, और रिसोर्स प्लानिंग जो है उसके अंदर 3 स्टेप्स जो हैं वो लागू होते हैं। सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स। सबसे पहले आप रिसोर्स को आइडेंटिफाई करो, कितना रिसोर्स हमारे पास है, कितने क्वांटिटी का है, किस क्वालिटी का है, किस किस रीजन में पाया जा रहा है, कितनी डेप्थ पे पाया जा रहा है, ये सारा आपको करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है, रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स विच इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ रिसोर्स। सबसे पहले आप सर्वे करोगे, फिर आप मैप बनाओगे, फिर आप ये डिसाइड करोगे कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, किस क्वालिटी पे अवेलेबल है। जब आपको ये पता चल गया इस एरिया में, इतने एरिया में हमारे पास में ये रिसोर्स है, इसकी ये क्वालिटी और ये क्वांटिटी है, तब आप आगे जाके रिसोर्स प्लानिंग का सेकंड स्टेप कर सकते हो। रिसोर्स प्लानिंग का सेकंड स्टेप क्या है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विच इन्वॉल्व्स चूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल सेटअप। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे पास कौन सा रिसोर्स किस एरिया में कितने क्वालिटी का है, किस क्वांटिटी के अंदर, तो सेकंड स्टेप क्या है रिसोर्स प्लानिंग के अंदर, अब आप ये आइडेंटिफाई करो कि इस रिसोर्स को निकालने के लिए मेरे को कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत है
कौन से स्किल की जरूरत है, मतलब कैसा मैं ह्यूमन रिसोर्स लेके जाऊं, कौन से मेरे को इंजीनियर चाहिए, यहाँ पर सिविल इंजीनियर चाहिए, मैकेनिक इंजीनियर चाहिए। तो आप स्किल डिसाइड करते हो कि कैसे लोग चाहिए, कैसी लेबर चाहिए, लेबर में के अंदर कौन कौन सी स्किल चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, ताकि मैं इस रिसोर्स को कम से कम खर्चे में बाहर निकाल सकूं। जब आपने उस रिसोर्स को बाहर निकाल दिया, तब आपको यह पता होना चाहिए इस रिसोर्स को यूज कैसे करोगे ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इंस्टीट्यूशंस बनाओगे। समझ में आ गया? तो पहला क्या है, टेक्नोलॉजी और स्किल आइडेंटिफाई करोगे, फिर इंस्टीट्यूशनल सेटअप कि अब कैसा इंस्टीट्यूशन सेटअप बनाऊं ताकि जो है मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो रिसोर्स प्लानिंग के अंदर 2 स्टेप पढ़ लिए, पहले रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उस रिसोर्स को कैसे बाहर निकाल के कैसे यूज करना है। आगे थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब क्या है कि आपने उस रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया, उसको यूज करने के लिए आपने कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी स्किल है और कौन से इंस्टीट्यूशन चाहिए, वो आपने सब बना लिए। तो आपने रिसोर्स क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। अब ये जो रिसोर्स डेवलप किया है, इसको नेशन की जरूरत है क्या, इससे नेशन को कोई फायदा हो रहा है क्या, या फायदा हो ही नहीं रहा, आप ऐसे ही रिसोर्स डेवलप किए जा रहे हो। समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि इंडिया के अंदर मान लेते हैं कि इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो 100 वॉट है, ठीक है, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है, 100 वॉट, ठीक है। अब ये 100 वॉट जो है हम ऑलरेडी बना रहे हैं, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग है कि कोयला जला के या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, सोलर से, विंड से हमारे पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। लेकिन हमको ये पता चला कि एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, ठीक है। तो आपने उसके लिए एक एरिया डिसाइड किया, आपने मान लो कि सोलर एनर्जी का आपको पता चला राजस्थान में बहुत पोटेंशियल है, तो आप राजस्थान में गए, वहां पर आपने सर्वे किया और एरिया डिसाइड किया कि इस एरिया पर अगर अपन सोलर प्लांट लगाएंगे तो हमारा जो है इतनी क्वालिटी और इतनी क्वांटिटी की हमारे सोलर एनर्जी जनरेट हो जाएगी। फिर आप ये डिसाइड करोगे कि किस तरीके की सोलर प्लेट लगाएंगे, कैसे इंजीनियर चाहिए, और इंस्टीट्यूशन कंपनी बना दोगे कि ये फला सोलर कंपनी है जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी स्किल लगा के सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। अब सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, अब आपको ये देखना है कि इस इलेक्ट्रिसिटी की नेशन को जरूरत है या नहीं है, नेशन को जरूरत ही नहीं है, तो आप इतना क्यों करोगे फिर। तो रिसोर्स प्लानिंग में जब ये देखोगे, अब ये जब तीनों स्टेप्स मिलाओगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन से रिसोर्स के लिए हमको प्लानिंग करनी है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, ताकि उसका हम ज्यादा से ज्यादा यूज ले सके। आपके पास कोई रिसोर्स है, उसकी टेक्नोलॉजी भी है, इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हो, लेकिन उसकी नेशन को जरूरत नहीं है, तो आप नहीं करोगे, ठीक है। मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, we need to look that if resource development plan leads to development of resources, does not create regional imbalance and it is environmentally sustainable। एक ऐसा रिसोर्स डेवलपमेंट, मान लो कि आपके पास कोई रिसोर्स है जो जिसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया किस क्वालिटी का है, किस क्वांटिटी का है, टेक्नोलॉजी स्किल्स इंस्टीट्यूशन बना दिए, लेकिन उससे एक रीजन तो अमीर हो रहा है, दूसरा गरीब हो रहा है, या उस रिसोर्स को डेवलप करने की वजह से एनवायरनमेंट में नुकसान हो रहा है, या उस रिसोर्स की नेशन को जरूरत नहीं है, तो ऐसा आप नहीं करोगे। तो रिसोर्स डेवलपमेंट में 3 स्टेप्स है, रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना, कौन सी टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन चाहिए वो बताना, और थर्ड नेशनल डेवलपमेंट गोल से मैच करना, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि वाई रिसोर्स प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट इन कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया एक बहुत कंट्री है और यहाँ पर आपको रीजनल डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है। किसी रीजन में रिसोर्स है, किसी रीजन में रिसोर्स नहीं है। तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास रिसोर्स प्लानिंग होगी तो आपको पता होगा हमारे पास कितना रिसोर्स अवेलेबल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, स्किल्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है। अब ये जो रिसोर्स हमारे पास है इसको हमको कहाँ पर किस किस जगह पे देना है ताकि हम सबका जो है वो डेवलपमेंट हो सके। वाई रिसोर्स प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट इन कंट्री लाइक इंडिया। क्यों इंपॉर्टेंट है? रिसोर्स प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट इन इंडिया बिकॉज इंडिया इज वाइडली डाइवर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स अवेलेबिलिटी। देखो, some regions are self-sufficient in terms of availability of vital resources, while some regions are not self-sufficient.
मतलब कुछ एरियाज जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है जरूरी रिसोर्सेज में, लेकिन कुछ एरियाज के पास में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है जरूरी रिसोर्सेज में। तो हमको क्या करना है, जो सेल्फ सफिशिएंट है वहां से रिसोर्सेज जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है वहां तक देने हैं। हमको पता कैसे चलेगा, रिसोर्स प्लानिंग करने के बाद। इसलिए इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है। सम रीजन आर रिच इन सम रिसोर्स व्हाइल डेफिशिएंट इन अदर। कुछ रीजन ऐसे हैं जो किसी रिसोर्स में तो रिच है लेकिन उसी के दूसरे रिसोर्स में डेफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल राजस्थान के अंदर सोलर रिसोर्स बहुत अच्छा बन सकता है लेकिन वाटर रिसोर्स में मात खा जा रहा है। तो किसी में ज्यादा है किसी में कम है। कोई रिसोर्स रीजन, कोई रीजन रिसोर्स रिच है, कोई रीजन रिसोर्स डेफिशिएंट है। ठीक है, तो डाइवर्स है। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एट नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया। इसलिए इंडिया के अंदर नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, सम रीजन्स आर रिच इन सम रिसोर्स व्हाइल डेफिशिएंट इन अदर। ये जो मैंने बोला ये सेकंड पॉइंट, इसी पे क्वेश्चन आ गया कि सम रिसोर्सेज आर रिच इन सम रिसोर्स व्हाइल डेफिशिएंट इन अदर। जस्टिफाई अबव स्टेटमेंट विद एग्जांपल। जस्टिफाई करो। देखो सम रिसोर्सेज आर रिच इन सम रिसोर्स व्हाइल डेफिशिएंट इन अदर। फॉर एग्जांपल झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश किस में रिच है? कोल और मिनरल्स में। तो एक सवाल बन सकता है कि कोल और मिनरल में कौन से रिसोर्स रिच है। 4 स्टेट्स के नाम दे देंगे और बोलेंगे फाइंड द ऑड वन आउट, तो आपको ऑड वन आउट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो अरुणाचल प्रदेश किस में रिच है? वाटर में, लेकिन डेफिशिएंट किस में? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। मतलब पानी बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर डेवलप है। मतलब आप वहां पर रोड नहीं बना सकते, रेलवेज नहीं बना सकते, एयरपोर्ट नहीं बना सकते, तो आप वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलपमेंट नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, लेकिन पानी के अंदर वो रिच है। राजस्थान का देखो रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी, लेकिन वाटर रिसोर्स में वो लैग कर रहा है। लद्दाख रिच किस में? कल्चरल हेरिटेज में। डेफिशिएंट किस में? वाटर में, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाइटल रिसोर्स में। तो आपको ये पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश किस में रिच है, किस में डेफिशिएंट है। राजस्थान किस में रिच है, किस में डेफिशिएंट है। लद्दाख किस में रिच है, किस में डेफिशिएंट है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ किसके अंदर रिच है, आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे ये जो रिसोर्स है, क्योंकि हमारे लिए रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिसोर्सेज को आप कंजर्व कैसे कर सकते हो। तो रिसोर्स को कंजर्व करने की बात जो है किन किन लोगों ने करी। देखो most of resource available are non renewable. Once depleted it will take millions of years to renew. हमारे पास जितने भी रिसोर्स हैं वो ज्यादातर रिसोर्स कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल, और एक बार अगर वो खत्म हो गए तो हजारों साल लगेंगे उनको रिन्यू होने में। इसलिए रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्या है? जरूरी। Therefore it is necessary to conserve resources. Mahatma Gandhi advocated to conserve resource and said there is enough for everybody's need but not for anybody's greed. महात्मा गांधी ने रिसोर्स कंजर्वेशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि आदमी की नीड के हिसाब से तो रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन उसकी ग्रीड के हिसाब से रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। जितनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन की जितनी नीड है उतने रिसोर्सेज मदर नेचर ने दिए हैं, लेकिन आदमी की जितनी ग्रीड है उसके हिसाब से मदर नेचर ने रिसोर्सेज नहीं दिए हैं। इसलिए रिसोर्स को कंजर्व करना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू गांधी, रूट कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स एट ग्लोबल लेवल्स आर। गांधी जी की वजह से जो रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है उसके 2 कारण क्या है। सबसे पहला कारण बताया ग्रीडी एंड सेल्फिश पीपल। पहला क्या है? ग्रीडी एंड सेल्फिश पीपल। सेकंड क्या है? एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है ये रिसोर्स को यूज और जो है वो जुडिशियस यूज कम करती है जबकि उसको एक्सप्लॉइट वो ज्यादा करती है। फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो हम ग्राउंड से कम पानी निकाल पाते थे जितनी जरूरत है। आज हमारे पास में जब ट्यूबवेल है, पंपिंग सेट है, तो हम हमारे को जरूरत नहीं है उससे ज्यादा पानी निकाल रहे हैं। तो हमारे पास जैसे टेक्नोलॉजी आई तो हमने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ही किया, उसको यूज के हिसाब से यूज नहीं किया। तो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं उसके 2 कारण है, ग्रीडी और सेल्फिश पीपल, और सेकेंड एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। गांधी जी ऑल्सो अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड प्रोडक्शन बाय मासेस। गांधी जी चाहते थे कि जितनी भी चीजों का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। मास प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री के अंदर मास प्रोडक्शन नहीं होता, एक चीज के बहुत सारे
प्रोडक्शन होता है तो मास के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि गांधी जी क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन बाय मासेस। मासेस मतलब पीपल, लोगों को जितनी जरूरत है उतना ही प्रोडक्शन करें और लोग खुद करें। फॉर एग्जांपल मेरे को दो टी शर्ट की जरूरत है, 2 टी शर्ट मैं खुद ही बनाऊं मेरे लिए, तो जिनको जितनी जरूरत है वो उतना बना ले अपने लिए। तो इससे क्या होगा, रिसोर्सेज डिप्लीट नहीं होंगे। तो रिसोर्स कंजर्वेशन करने की बात महात्मा गांधी ने की। अब देखो इंटरनेशनल लेवल पे रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। स्टेप्स टेकन टू कंजर्व रिसोर्सेज एट ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पे रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। पहला देखो 1968 के अंदर हमने बनाया क्लब ऑफ रोम, फर्स्ट एडवोकेटेड टू कंजर्व रिसोर्सेज एट इंटरनेशनल लेवल। पहली बार रिसोर्सेज को बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे किसने बात करी, क्लब ऑफ रोम। कब बना, 1968। तो पहला स्टेप रिसोर्स कंजर्व करने की बात कहां करी गई, क्लब ऑफ रोम में। सेकंड देखो 1974 सुमाचर प्रेजेंटेड गांधीयन फिलॉसफी इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। गांधीयन जो फिलॉसफी थी, प्रोडक्शन बाय मासेस नॉट मास प्रोडक्शन, तो ये इस फिलॉसफी पे सुमाचर ने एक बुक लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। आगे देखो 1987 में ब्रुटलैंड कमीशन हुआ, ये एक रिपोर्ट थी जिसने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पब्लिश्ड इन हिज बुक आवर कॉमन फ्यूचर। ब्रुटलैंड कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और बाद में इस कंसेप्ट को एक बुक के अंदर बताया जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ऐसा डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं दे और फ्यूचर नीड को कॉम्प्रोमाइज ना करे। 1992 के अंदर हमने अर्थ समिट किया एट रियो डी जेनेरियो ब्राजील। तो हमने रिसोर्सेज को बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे 4 स्टेप्स लिए। 1968 के अंदर 1968 के अंदर क्लब ऑफ रोम हुआ, फिर आपका 1974 के अंदर सुमाचर ने बुक लिखी, फिर आपका 1987 के अंदर जो है आपका ब्रुटलैंड कमीशन आया जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया इन आर बुक आर कॉमन फ्यूचर, और फिर बाद में हुआ 1992 में अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में। अब सवाल ये आता है अर्थ समिट क्या है, ठीक है। अर्थ समिट आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अर्थ समिट के बारे में बताओ। तो अर्थ समिट जून 1992 के अंदर होता है। अर्थ समिट इज अ पॉपुलर नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अर्थ समिट जो है UNCED का दूसरा नाम है। UNCED क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो इन जून 1992। तो अर्थ समिट कुछ नहीं है, यूनाइटेड नेशन की एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर एक मीटिंग हुई थी, उसको हमने बाद में अर्थ समिट बोल दिया। इससे पहले भी UN की मीटिंग हुई थी, उनको अर्थ समिट क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये जो 1992 में जो मीटिंग हुई थी इसके अंदर वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए इसको अर्थ समिट बोला जाता है। इट वॉज फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट as more than 100 world leaders gathered to discuss the problem of environment protection and socio-economic development at global level। तो अर्थ समिट में किसकी बात करी गई, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने की और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराने की। और अर्थ समिट के ऊपर हमने 4 एग्रीमेंट साइन किए। आउटकम ऑफ अर्थ समिट क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी वर्ल्ड लीडर्स आए उन्होंने एग्रीमेंट किया, 4 एग्रीमेंट मोटे मोटे हुए। पहला एग्रीमेंट देखो रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट आउटलाइन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेशन। पहला क्या था, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये क्या बता रहा है कि नेशन के क्या राइट्स है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस तरीके से रिसोर्स को यूज कर सकता है और कैसे यूज नहीं कर सकता। सेकेंड आउटकम क्या था, एजेंडा 21। एजेंडा 21 का गोल क्या था, प्लान टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमको डेवलपमेंट सस्टेनेबल किस तरीके से करना है, ये कहां पर बताया गया, एजेंडा 21 में। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, प्लान टू अचीव सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट कैसे काटना है, कैसे ग्रो करना है ताकि आपकी जो नीड है फॉरेस्ट से वो पूरी भी हो जाए लेकिन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय नहीं हो। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी इसको बचाने के लिए हमने जो है UNFCCC किया। फिर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, जो स्पीसीज खत्म हो रही थी उनको बचाने के लिए भी हमने स्टेप्स लिए। तो अर्थ समिट के कितने आउटकम्स है, 4 आउटकम्स है। नेशंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजेंडा 21, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, बायोलॉजिकल कन्वेंशन और फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज पे जो है हमने बात
करी। ठीक है, तो ये 5 आउटकम किसके थे? अर्थ समिट के। अर्थ समिट कब हुआ? जून 1992। ये अर्थ समिट का दूसरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसको क्यों अर्थ समिट बोलते हैं? क्योंकि 100 से ज्यादा नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और किसके ऊपर बातें की इन्होंने? एनवायरमेंटल पोल्यूशन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। अब सवाल ये आता है, इसमें से एक एजेंडा 21 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 किस लिए लाए थे? ताकि हम डेवलपमेंट को सस्टेनेबली कर सकें। इट इज अ डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन UNCED अर्थ समिट 1992 which took place at Rio de Janeiro जून 1992। तो अर्थ एजेंडा 21 क्या है? एक डिक्लेरेशन है जो कि साइन किया गया था अर्थ समिट के ऊपर जून 1992। इसका एम क्या है? अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एम क्या है? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। इसका एजेंडा क्या है? टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड सिक्योर्ड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके एजेंडा क्या है? इन्वायरमेंटल डैमेज को कम किया जाए, पॉवर्टी को कम किया जाए, डिजीज को कम किया जाए। कैसे? सारे वर्ल्ड एक साथ में आके कोऑपरेट करे म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। हर एक की एक खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड मेक देयर लोकल एजेंडा 21। हर एक कंट्री अपना खुद का एक लोकल एजेंडा 21 बनाए। ये एजेंडा 21 तो वर्ल्ड के लिए बना था, जितने लीडर्स आए थे। अब इसमें बोला कि स्पेसिफिक कंट्री की आपस में खुद की एक अलग अलग नीड होती है, तो अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग आप अपने लिए एक एजेंडा 21 बनाओ। तो लोकल गवर्नमेंट को इंसिस्ट किया गया, खुद की गवर्नमेंट बनाओ। एम क्या था? अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एजेंडा क्या था? एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिजीज को कम करना। कैसे? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कोऑपरेशन के साथ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लोकल गवर्नमेंट अपना लोकल एजेंडा 21 बनाए। इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर जो है वो खत्म होता है। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्लासिफिकेशन देखे, फिर हमने रिसोर्सेज के कुछ फीचर्स देखे कि रिसोर्स फ्री गिफ्ट है या नहीं, ह्यूमंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ये सब देखे। फिर हमने जो है वो इनडिस्क्रिमिनेट रिसोर्स को यूज करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में देखे। फिर उसके हमने सोल्यूशन की बात देखी। उसमें सोल्यूशन में सबसे पहले हमने देखा रिसोर्स प्लानिंग। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों जरूरी है। फिर हमने स्टेप्स क्या लिए गए इंटरनेशनल लेवल पे। फिर हमने जो है वो अर्थ समिट और एजेंडा 21 के बारे में पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास ये जो है वो बढ़िया लगी होगी। आपको अगर आज की क्लास बढ़िया लगी तो इस चैनल को अभी से लाइक कर दीजिए। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आएगा हमारा वेडनेसडे को। नेक्स्ट लेक्चर आएगा वेडनेसडे शाम 4 बजे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इसका लेक्चर 2 करेंगे, जिसमें हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आएगा वेडनेसडे शाम 4 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको जो है वो पढ़ने में मजा आया होगा। अगर आपको पढ़ने में मजा आया तो इस चैनल को लाइक कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए और वीडियो ला सकें, ऐसे ही वीडियो ला सकें। अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अभी जाकर वो देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।